अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी पेंटिंग की क्लास है और आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पेपर से पहले हम थोड़ा सा इसका बाइफिकेशन ऑफ सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है सारे ही जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके सबके सिलेबस को बाइफिकेट कर दिया गया है, यानी कि उसको डिवाइड कर दिया गया है दो जगह पर, जिसमें 40% आपका असाइनमेंट के लिए और 60% आपका एग्जामिनेशन के लिए रखा गया है। तो 40% जो आपका असाइनमेंट के लिए है वो तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, जिसमें 3 लेसन आ रहे हैं, क्योंकि टोटल आपके पेंटिंग के सब्जेक्ट में थ्योरी में आपके सिर्फ 9 सब्जेक्ट्स हैं, 9 चैप्टर्स हैं आपके, और बाकी जो हैं उनमें से भी जब डिवाइड कर दिया है तो अब 6 आपके जो लेसन हैं वो बचे हैं सिर्फ, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बाकी 3 का आपने वो कर ही लिया है असाइनमेंट, है ना। तो अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेंटिंग का पेपर है, बाकी सब पेपर्स की तरह आपका ये पेंटिंग का पेपर भी 100 मार्क्स का है। तो टोटल आपके जो 100 मार्क्स हैं, जो आपके 100 मार्क्स हैं टोटल, उसको 2 जगह डिवाइड कर दिया गया। एक तो हो गया उसके अंदर थ्योरी आ गई आपकी, और दूसरा आ गया आपका प्रैक्टिकल। थ्योरी आपकी 30 मार्क्स की है और प्रैक्टिकल आपका 70 मार्क्स का है। इस 70 मार्क्स में भी 10 नंबर का आपका असाइनमेंट है, ये भी 2 जगह डिवाइड है। इसमें आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो 60 मार्क्स का होगा, और बाकी आपकी जो फाइल होगी वो टोटल 10 नंबर की होगी, जिसमें आपने तकरीबन कम से कम 8 आपको पेंटिंग बना के जमा करनी थी, जिसके 10 नंबर आपको मिलने हैं। वो आपने कर लिया होगा, है ना। मुझे उम्मीद है तो काफी, बल्कि टाइम भी हो गया होगा उसको किए हुए, आपको जमा किए हुए। अब आपका जो पेपर है वो 2 तरह से बाकी है। एक 30 नंबर का थ्योरी पेपर बाकी है और एक 60 नंबर का आपका प्रैक्टिकल पेपर बाकी है, जिसके अंदर आपके पास पेपर में कुछ भी वो बनाने के लिए आपको कह देंगे, कोई टॉपिक दे देंगे कि आपको ये पेंटिंग या ये ड्राइंग बनानी है, वो आपको बनानी होगी, वो 60 नंबर का होगा। आज जो बात हम अभी कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम इन 30 मार्क्स की। ये आपके थ्योरी के मार्क्स हैं, ठीक है। और इस थ्योरी में भी आपके मार्क्स 2 जगह डिवाइडेड है। एक तो 40% का आपका एक असाइनमेंट हो गया होगा जमा, ठीक है। अब बाकी जो 60% आपका सिलेबस बचा है, यानी कि 6 चैप्टर जो आपके बचे हैं, इन 6 चैप्टर्स में से आपका पेपर आएगा रिटन पेपर, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला आपका पेपर है, यानी कि पहला जो आपका चैप्टर है वो आपके फर्स्ट मॉड्यूल से लिया गया है। इसके अंदर आपके टोटल 3 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल नंबर 1, 2 एंड 3। फर्स्ट में आपने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, यानी हिंदुस्तानी आर्ट के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर कुल 4 लेसन दिए गए थे, जिसमें लेसन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 तो पहले ही कट हो गए, है ना, क्योंकि वो असाइनमेंट में आ गए। बाकी आपका लेसन नंबर 1 एंड 2 ये आपके एग्जाम में आएंगे, इनकी आपको तैयारी करनी है। और एग्जाम में भी इसमें से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 लेसन में से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो हर लेसन में से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं इन दोनों में से, ठीक है। इसके बाद आपके दूसरा जो आपका मॉड्यूल था, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न आर्ट। वेस्टर्न आर्ट यानी कि जो आपकी मगरिबी तहजीब की के अंदर जितनी भी आर्ट हुई उसके बारे में आपने बातें की थी, जो आपने बातें की थी वो इसके अंदर आ जाएगी। उसके अंदर हमने कई चीजें देखी, जिसमें रेनेसांस था, यानी कि एकदम से जमाना बदला था, और उसके साथ साथ जो पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर था वो भी तब्दील हो गया। अब तक लोग जो थे वो एक जैसी खुदाओं की और इस तरह की पेंटिंग्स बनाते जा रहे थे, लेकिन अब जो वक्त बदला तो इसके अंदर नई नई चीजें आई निकल कर, लोगों ने अपना अपना स्टाइल अपनाया और अपनी अपनी पेंटिंग्स का तरीका जाहिर किया। तो उसमें सबसे पहले था, आपने रेनेसांस के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर एक तरह से तरक्की पसंद तहरीक जैसे हिंदुस्तान में आई थी ना, उसी तरह से वहां पर भी हुआ था, चीजें बदल गई थी। एक ऐसी तहरीक आई थी जिसके अंदर न सिर्फ आर्टिस्ट बल्कि पोएट्स, राइटर, सबने अपना अंदाज बदला था। किसी ने अपने लिखने का अंदाज बदला था, किसी ने अपनी आर्ट का अंदाज बदला था।
तो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपना पेंटिंग करने का अंदाज बदला था, और उसके अंदर अब तक जो वो सिर्फ देवी देवताओं की, खुदाओं की पेंटिंग्स बनाते थे, अब आकर उन्होंने ये चीज थोड़ी सी तब्दील की और उन्होंने अब जो है रोजमर्रा के अपने जो टॉपिक्स थे उस पर पेंटिंग बनानी शुरू की। अब इस दौर के बाद से आप देखते हैं कि आपको सड़क की पेंटिंग देखने को मिल जाएगी, आपको फूलों की पेंटिंग मिल जाएगी देखने के लिए, आपको कोई कुर्सी, साइकिल, कुछ भी जो इंसान का बनाने का दिल करे वो बना सकता था। अब इसके अंदर जब वो आया तो फिर बहुत सारे लोगों ने अपना कुछ योगदान देके चीजों में तब्दीली की। पेंटिंग्स में अब सिर्फ सब्जेक्ट नहीं बदला, सिर्फ उसके मौजू में तब्दीली नहीं आई, बल्कि स्टाइल में भी तब्दीली आई। लोगों ने कलर्स अलग अलग तरीके के इस्तेमाल करने शुरू कर दिए और अपना पैटर्न भी बदला, अपनी पेंटिंग का स्टाइल भी बदला। अब उस स्टाइल में कई सारे स्टाइल हमारे सामने आए। एक आया इम्प्रेशनिज्म, जो कि आपके ये लेसन कट चुका है, ये आपका टीएमए का लेसन था। बाकी क्यूबिज्म, सररियलिज्म एंड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ये 7th चैप्टर था। इसके अंदर ये 3 तरीके की हमने पेंटिंग्स देखी, जिसके अंदर क्यूबिज्म यानी कि चौकोर चौकोर खाने बना के पेंटिंग्स बनाना। इसके अलावा सररियलिज्म, जिसके अंदर कोई नफ्सियाती सोच को एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग में उतार देता है, वो इसके अंदर आता है। यानी कि रियलिज्म से भी ज्यादा आगे, जो हकीकत है, हकीकत से भी परे, उसको कहते हैं सररियलिज्म। और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वो होती है जो फौरी तौर पर समझ में नहीं आती, उसके गहरे मायने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ये 2-3 पेंटिंग्स के स्टाइल आपने इसमें देखे। इसके बाद जो आता है, अच्छा इसके अंदर ये 2 लेसन आपको पढ़ने हैं, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न आर्ट में से। इसमें से आपके आएंगे 8 नंबर के सवालात। ठीक है, तो ये मान के चलिए, जरूरी नहीं है इसमें से 4 और इसमें से 4 नंबर के ही आए, लेकिन मान के चलिए कि 4 नंबर के इसमें से आ जाएंगे, 4 नंबर के इसमें से सवालात आ जाएंगे, तो टोटल आपके 8 नंबर के सवालात हो सकते हैं। हो सकता है इसके अंदर से 3 नंबर के और इसके अंदर से 5 नंबर के, या इसमें से 2 नंबर के सवालात और इसमें से 6 नंबर के सवालात आ जाएं, या पलट जाए मामला, यहाँ से ज्यादा नंबर के सवालात आ जाए, यहाँ से कम नंबर के सवालात आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला आपका जो मॉड्यूल था, इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेम्परेरी इंडियन आर्ट, यानी कि हिंदुस्तान का जो दौरे वुस्ता था, यानी कि 1900 के बाद का दौर जो था, उसमें जो तब्दीली आई आर्ट में, ये उसकी बात की गई है। इसके अंदर आपने 2 लेसन्स देखे। यहाँ पर तो कोई लेसन था ही नहीं इसका, जो आपकी उसमें हो, टीएमए में कोई लेसन नहीं था, बल्कि दोनों लेसन आपके इसमें रख दिए गए हैं। एक है पायनियर्स ऑफ कंटेम्परेरी इंडियन आर्ट और दूसरा है कंटेम्परेरी इंडियन आर्ट। जैसे मैंने आपको बताया है कि मगरिब में रेनेसांस आया, इनकलाब आया, तो उस इनकलाब का असर जो है वो बाद में, क्योंकि हिंदुस्तान पर भी अंग्रेजों का राज रहा, तो उसका असर काफी हद तक हिंदुस्तान की आर्ट पर भी आया, और यहाँ के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी मॉडर्न आर्ट जो थी वो शुरू की। तो यहाँ पर भी आपको नए नए स्टाइल, नए नए अंदाज की पेंटिंग्स देखने को मिली। इससे पहले जो थी, बहुत पुराने जमाने में जो है वो देवी देवताओं की, खुदाओं की, इस तरह की पेंटिंग्स, भगवानों वगैरह की पेंटिंग्स मिलती थी हमें, या उससे पहले हमें मूर्तियां वगैरह बहुत ज्यादा मिलती थी। लेकिन फिर जो है वो दौर बदला और हम देखते हैं कि फिर राजा रानियों की और इस तरह की दरबारी पेंटिंग्स होने लगी थी। लेकिन कंटेम्परेरी इंडियन आर्ट में आपको दरबारी पेंटिंग्स से हटके पेंटिंग भी देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको घरेलू, आमतौर पर जो लोग इस्तेमाल करते हैं, रहन सहन, उसकी पेंटिंग आपको देखने के लिए इसमें बहुत ज्यादा मिलेंगी। इसके अलावा मेरे ख्याल से यहाँ पे लेसन का नाम कुछ डिफरेंट हो गया है। यहाँ पर फोक आर्ट करके भी एक लेसन था आपका, इंडियन फोक आर्ट। फोक आर्ट के अंदर वो सारी चीजें देखी, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो पुराने जमाने में चला करती थी और वो पलट कर सामने आई हमारे पास दोबारा से, जिसके अंदर कुछ नक्काशी जैसी चीजें, बर्तनों को सजाना, घर को सजाना, ये वाली चीजें भी हम देखते हैं बहुत सारी इस दौर में थी। इसके बाद अब हम देखते हैं ये वाला। अब यहाँ पर आपका वेटेज दे दिया गया है कि किस लेसन में से कितने कितने नंबर के सवाल आएंगे, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जैसे आपका ये वाला है पहला मॉड्यूल, उसमें से 12 नंबर के सवाल आएंगे, इसमें से 8 नंबर के सवाल आएंगे और इसके अंदर से आपके 10 नंबर के सवाल आएंगे, तो टोटल 30 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है,
तो अगर आप यहाँ देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 1, जिसके अंदर आपका लेसन नंबर 1 और 2 है। इसको आप ज्यादा जोरों शोर से पढ़ें क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सवालात इसी में से आएंगे, सबसे ज्यादा नंबर के सवालात। इसके अलावा आपका जो है कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट, इसमें से 10 नंबर के सवालात आएंगे। तो टोटल 22 नंबर के सवाल तो आपकी इंडियन पेंटिंग से रिलेटेड आएंगे, और बाकी 8 नंबर के जो सवालात हैं आपके, वो किस में से आएंगे, वो आपके वेस्टर्न आर्ट में से आएंगे। ठीक है, अब डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, तो टोटल जो आपके सवालात होंगे उसमें से 6 नंबर के सवालात आपके बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे। इसके अलावा आपके 18 नंबर के सवालात जो होंगे वो ज्यादा ना मुश्किल होंगे ना ज्यादा आसान होंगे, ये ठीक ठाक होंगे। उसके अलावा 6 नंबर के सवालात जो होंगे आपके वो बहुत ही ज्यादा आसान होंगे। यहाँ परसेंटेज दे दी है 20%, 60% और 20%, यानी कि 30 नंबर को डिवाइड कर दिया गया है परसेंटेज के हिसाब से। अच्छा, इसके अलावा एक चीज ये है आपकी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपने पढ़ लिया, रट लिया और इसी तरह से आंसर कर दिया, तो 6 नंबर का आप ऐसा कर सकते हैं 30 में से, जो आप रट के आंसर याद करके दे दें। लेकिन 9 नंबर के सवालात इसमें से इस तरह के आएंगे जो आपको समझ कर लिखने पड़ेंगे, और उसके अलावा 15 नंबर के सवाल ऐसे आएंगे जिसमें वो कुछ सवाल करेंगे और आपको उसका आंसर कई दफा बना कर भी लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप पढ़िएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस दे दिए गए हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे आपके। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके 2 तरीके के होंगे, जैसे साइकोलॉजी में भी मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो होते हैं जिसके अंदर आप 1 वर्ड आंसर में मतलब 1 वर्ड में अपना आंसर दे सकते हैं, इनको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके 2 तरीके के आएंगे इसके अंदर। पहले होंगे एमसीक्यूज, जो कि आपके 6 सवालात होंगे 6 नंबर के। ठीक है, इसके अलावा दूसरे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो 9 सवाल होंगे आपके, 1-1 नंबर के सवाल होंगे, ये भी टोटल 9 नंबर के। तो 15 नंबर तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे, यानी कि आधे 50% मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव, ये 50% है। ठीक है, यानी कि ये दोनों मिला के 15 नंबर हो गए। तो अगर आप थोड़ा सा भी जहन लगाएंगे अपना, तो 15 नंबर तो आपको 30 में से बहुत आराम से हासिल हो सकते हैं। इसके अलावा बचे आपके सब्जेक्टिव टाइप, ये भी 50% है। इसमें आपको लिखना होगा, इनमें आपको ज्यादा लिखना नहीं होगा, 1-1 लफ्ज के आंसर होंगे, लेकिन इसको आपको बाकायदा लिखना होगा। इसमें 3 तरह के सवाल आएंगे, एक तो बहुत मुख्तसर, निहायत मुख्तसर, दूसरे मुख्तसर और तीसरे तवील। तो इसके अंदर 4 सवाल जो होंगे वो निहायत मुख्तसर होंगे, यानी कि 2 या 3 लाइन में आपका जवाब मुकम्मल, जो कि 2 नंबर का एक सवाल होगा, और टोटल 8 नंबर के सवाल इसमें से आएंगे। बाकी मुख्तसर जवाब इतने होंगे जिसमें आपका जवाब शायद 50 अल्फाज तक जाएगा, जो शायद आपके 5 या 6 लाइन तक का आंसर आपका जा सकता है। ऐसे सवाल 2 आएंगे, 2 में से कोई एक करना होगा, तो टोटल एक ही क्वेश्चन आपको करना होगा। ये 3 नंबर का सवाल होगा और एक ही आएगा, तो 3 ही नंबर का होगा ये। ठीक है, इसी तरह से वेरी लॉन्ग आंसर, जो बहुत तवील आंसर देना है आपको। तवील आंसर में भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं देना, आप 1 पेज का आंसर दे सकते हैं, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, ये काफी रहेगा आपके लिए। तो ये भी एक ही सवाल होगा, 4 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपके ये 15 नंबर ये हो गए और 15 नंबर आपके ये हो गए, और टोटल में आपके 30 नंबर के ये सवालात इस तरह से आएंगे। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि 15 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से मिल जाएंगे आपको, और 15 नंबर आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से मिल जाएंगे। इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि लेसन भी कुल कितने हैं, 6 लेसन है, और उसमें भी बता दिया कि कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू के 2 लेसन और आखिर के 2 लेसन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बीच के लेसन में से काफी सारे तो आपके छुड़वा दिए गए हैं, और बीच में 2 लेसन कोई बचते हैं, 6 और 7, उनको आपको पढ़ना होगा। वो भी बहुत डेप्थ में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ 2-4 पेंटिंग्स हैं और थोड़ा शुरू में इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। उसके अलावा किस आर्टिस्ट ने कौन सी पेंटिंग बनाई है, ये पूरी बुक में से जो भी 6 लेसन है ना,
इन 6 लेसन की आप एक अलग से लिस्ट बना लीजिएगा कि लेसन नंबर 1 में कौन कौन सी पेंटिंग है, उसके आर्टिस्ट का क्या नाम है। तो पहली वाली पेंटिंग में, पहले वाले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में तो ऐसा है कि वो बहुत ही पुराने जमाने की हिंदुस्तानी आर्ट है, तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा वो देने की जरूरत नहीं है कि आर्टिस्ट का नाम कौन सा है या किसका है। बस ये याद रखना है कि पेंटिंग कौन सी है, क्योंकि आर्टिस्ट का नाम दिया हुआ भी नहीं है। वो 5000 साल पुरानी, 6000 साल पुरानी, उस टाइम के आर्टिस्ट का हमें नाम पता ही नहीं होता, उसका आपकी किताब में भी नाम नहीं लिखा हुआ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आर्ट वर्क का क्या नाम है, यानी कि पेंटिंग जो भी बनाई गई है वो क्या है, या तो हो सकता है कुछ मूर्तियां वगैरह भी हैं, उनका नाम याद रख लीजिएगा। उस नाम के साथ साथ आप ये याद रख लीजिएगा कि ये किस जगह पर है, और उसमें कुछ अक्सर में दौर भी लिखा हुआ है कि किस दौर की है। ये 3 चीजें अगर आप एक एक आर्ट वर्क के बारे में याद रख लेते हैं शुरू के 2 लेसन में, तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। आखिर के 2 जो लेसन है और बीच के जो 2 लेसन है, इन चारों लेसन में आप अलग अलग लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं, उन पेंटिंग्स का आर्टिस्ट कौन है, किस सन में बनाई गई, कहाँ बनाई गई। ये 3-4 चीजें आप याद रख लेंगे तो ये जो 15 नंबर के सवालात हैं आपके, ये तो आपके ऐसे ही एकदम हल हो जाएंगे, उसमें ज्यादा मसला ही आपको पेश नहीं आएगा। ठीक है, बाकी इन 15 नंबर के लिए आपको थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो हर पेंटिंग की थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को रट लीजिए या याद रख लीजिए, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके पढ़ लीजिए। आपको पेंटिंग, बस आपको क्या करना है, आपके हर पेज पे पेंटिंग की बुक में पेंटिंग दी हुई है कि ये पेंटिंग कौन सी वाली है ना। आपको उस पेंटिंग को ठीक से अच्छी तरह से देखना है और फिर साथ में उसको पढ़ भी लेना है। तो आप नाम के साथ जब पेंटिंग की शक्ल याद रख लेंगे, तो अगर आपको बिल्कुल पूरी तरह से याद नहीं आ रहा कि उस पेंटिंग में क्या था क्या नहीं था, कुछ चीजें आप अपने जहन से भी लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसके मार्क्स का क्या वेटेज है, ये सारी चीजें हो गई आपकी। अब हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, एक सैंपल पेपर। तो देखिए ये सैंपल पेपर है जो NIOS ने नए सिलेबस के हिसाब से बनाया है। नया पैटर्न इस साल आपका चेंज हुआ है और अब तक ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर आपका है नहीं जो हो चुका हो इस पैटर्न पे, इसलिए NIOS ने एक सैंपल पेपर रिलीज किया ताकि आप इसके पैटर्न को देख के समझ सकें कि आपका पेपर किस तरह का आने वाला है। ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चन पेपर्स की तरह आपको हमेशा याद रखना है कि जब क्वेश्चन पेपर, एक्चुअल क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, तो उसमें आपका एक रोल नंबर का खाना होगा, उसमें रोल नंबर आप जरूर फिल कर लीजिएगा और वो इन्विजिलेटर के जो साइन होंगे वो सब हो जाएंगे। खैर, बाकी आपका ये देखने की बात ये है कि क्योंकि ये 30 नंबर का पेपर है तो इसमें टाइम आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, इसमें आपको 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा, यानी कि 90 मिनट आपको मिलेंगे और 90 मिनट में आपको टोटल 21 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से घड़ी जरूर लेके जाइएगा आप लोग, ताकि आपको अंदाजा रहे कि आपको कितनी देर कितने क्वेश्चंस को देनी है। तो जहां तक सवाल है शुरू के 15 सवालों का, वहां तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं वैसे भी, क्योंकि वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे ज्यादातर। आपने अगर ठीक से पढ़ा है बुक को तो आप याददाश्त की बिना पर अपने सवालात का जवाब आराम से दे सकते हैं। जैसे शुरू के सवालात हैं, अच्छा यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं क्या लिखी हुई है चीजें कुछ। तो पहले तो आपके 21 सवाल है टोटल और सारे सवाल जो है वो कंपलसरी हैं, आपको कोई सवाल छोड़ना नहीं है, हर सवाल का नंबर है कोई ना कोई। इसी तरह से मार्क्स आर गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर सवाल के सामने उसके नंबर दे दिए गए, तो आपको नंबर भी पता लगाने में इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसके बाद आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो 3 जगह पर डिवाइड कर दिया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। आपका ये जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है, ये दोनों मिला के 15 नंबर के क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे, क्योंकि सेक्शन ए जो है वो आपका 1 से लेके 6 नंबर सवाल तक है और इसमें ही आपके MCQs होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको सवाल दिया गया और साथ में 4 ऑप्शंस दे दिए गए, आपको सही ऑप्शन को चूज करना है और आपका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। हर सवाल इसके अंदर 1 नंबर का होगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन बी है आपका, जिसके अंदर 2 पैसेजेस दिए गए हैं। पहला पैसेज है, उसके बाद आपको उसमें जवाब देने फिल इन द ब्लैंक्स के, और दूसरा जो पैसेज है आपका, उसके अंदर आपको सही गलत का जवाब देना है, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, और ये सब भी 1-1 नंबर के हैं। इसमें आपके 5 सवालात होंगे और इसके अंदर आपके 4 सवालात होंगे, तो 9 सवाल ये हो गए और 6 सवाल ये हो गए, तो टोटल मिला के 15 नंबर का तो आपके 2 सेक्शंस हो गए। बाकी आखिरी वाला सेक्शन जो है आपका,
ये 15 नंबर का होगा सेक्शन सी। तो 15 सवाल, मेरे ख्याल से 15 मिनट से ज्यादा आपको लगना नहीं चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि इसमें पैसेज भी दिया हुआ है। तो क्योंकि आपका यहाँ पर पैसेज भी दिए हुए हैं 2, तो हर पैसेज को मैक्सिमम आपको पढ़ने में 2 या 3 मिनट लगने चाहिए। अच्छा, ये सैंपल पेपर है इसलिए इंग्लिश में है, लेकिन आपका जो थ्योरी पेपर आएगा वो उर्दू में आएगा, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। पैसेज आपने पहले भी किया होगा। पैसेज के अंदर क्या होता है, एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं नीचे, और उनका आंसर आपको उसी पैसेज में से ढूंढ के दिखना होता है, ठीक है। तो अब अगर पैसेज आ जाता है और वो उर्दू जबान में होता है तो उसमें आपके लिए कोई मसला इंशाल्लाह होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपके, अब हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए आपका आ जाता है यहाँ पर, व्हाट डज द हिनियाना फेज आइडेंटिफाई विद। ये सवाल आपका लेसन नंबर 1 से लिया गया है। ये पहला सवाल है आपका, और जैसे हमने देखा पहले से लेके 6 नंबर सवाल तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू वाले सवालात होंगे, जिसमें आपको 4 में से कोई एक ऑप्शन सही देना है। अच्छा, इसमें चॉइस भी दे रखी है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में तो चॉइस नहीं है, लेकिन सेकंड में 2 चॉइस है, तो आपको एक करना है इनमें से, या तो आप ये वाला ए कर लीजिए या इसमें से बी कर लीजिए, वो सेकंड का ही होगा। तो पेपर एक तो आसान होगा, पहले के मुकाबले जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है इसमें काफी सारी आसानियां हैं, लेसन नंबर कम हो गए हैं, सवालात जो हैं वो पहले से बता दिए गए कि किस लेसन से कितने आएंगे, और दूसरी चीज ये कि आपके इसमें से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, यानी कि 50% मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, जो कि इटसेल्फ खुद काफी आसान आपके पेपर को कर देता है, जिसमें आप काफी टाइम आपका जो वेस्ट हो सकता था वो बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये पहले आपके फर्स्ट चैप्टर से सवाल लिया गया है, ये 1 नंबर के लिए सवाल है कि व्हाट डज द हिनियाना फेज आइडेंटिफाई विद। हिनियाना फेज में क्या चीजें दिखाई गई हैं या क्या इसकी पहचान क्या है। तो आपको याद होगा कि अजंता और एलोरा की जो केव्स हैं, जो उसकी गार हैं, उसके अंदर कुछ पेंटिंग्स वगैरह जो हैं वो बनाई गई हैं, और वो पेंटिंग 2 तरीके के फेजेस में बनाई गई हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो हिनियाना फेज में है, कुछ महायाना फेज में है। जो हिनियाना फेज में है उसमें चीजों को बहुत ही सिंबॉलिक तरीके से दिखाया गया है, और जो बाकी दूसरा है महायाना, उसमें गौतम बुद्ध और उनकी सारी चीजों को ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया, यानी कि इंसानी शक्लों में दिखाया गया है। तो ये क्योंकि हिनियाना फेज है, इसका आंसर होगा बी, सिंबॉलिक। इनको किसी भी चीज के तौर पे दिखाया गया है, मतलब उनकी कुछ वाकयात दिखा दिए गए, कुछ चीजें उनसे मुंसलिक दिखा दी गई, और उससे गौतम बुद्ध को दिखाया गया। अच्छा, अब ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, अगर आप लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि मैंने कहा था पढ़ के आइएगा आप लोग। हु पेंटेड द आर्ट वर्क द नाइट वॉच। द नाइट वॉच करके एक पेंटिंग थी, आपको याद होगा, ये वेस्टर्न आर्ट में से सवाल है। ये पेंटिंग जो है रेम्ब्रांट ने बनाई है, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द मीडियम ऑफ डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल एक स्कल्पचर है, यानी कि एक मूर्ति है जो कि 4 इंच की है, आपने लेसन नंबर 1 में पढ़ी होगी ये। तो इसका ये बारे में सवाल पूछा है कि इसका मीडियम क्या है, यानी कि बनाई किस चीज से गई है, क्या ये क्ले से बनाई गई है, क्या ये स्टोन से, मेटल से, या फाइबर से। तो इसका सही जवाब है ब्रोंज। ब्रोंज एक मेटल होता है, उससे ये पेंटिंग बनाई गई है। ये काले रंग का एक काले रंग की धात होती है, तो इसका जवाब सही होगा मेटल। वेयर डिड क्यूबिज्म बिगिन। क्यूबिज्म की शुरुआत कहां पर हुई थी, किसने की थी। तो इसकी शुरुआत पेरिस में हुई थी, और वहां से क्यूबिज्म जो है फिर बाद में आगे बढ़ा। इसमें भी देखिए आपको क्वेश्चन में कैसे करना है, जैसे पहले वाले सवाल बताए थे आपको क्वेश्चन पेपर में कि आपको सवाल कैसे हल करना है, इसका पैटर्न भी वही रहेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपनी आंसर शीट, मान लीजिए ये आपकी आंसर शीट है, यहां आपको लिखना है जवाब नंबर 1। 1 नंबर का सवाल का जवाब कौन सा था, बी सही है, तो आप इसमें बी लिख देंगे, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म। इसके बाद इसी तरह से चाहे तो लाइन खींच दे, लाइन नहीं खींचनी तो बगैर लाइन खींचे भी लिख सकते हैं, जवाब नंबर
2। तो जवाब नंबर 2 क्या है? हु पेंटेड द आर्ट वर्क द नाइट वॉच। तो आप ये, क्योंकि आप इसमें 2 सवाल थे, 2 में से हो सकता है आप ए करें या बी करें, तो सवाल नंबर 2 का आप मान लीजिए ए कर रहे हैं, तो ए का क्या करेंगे आप? ए का ए, और इसका ये वाला सही होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका रेम्ब्रांड, तो यहां पे से आप ये लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। समझ में आ रहा है? ऐसे हाथ उठाइए अगर समझ में आ रहा है। ओके गुड। चलिए इसी तरह से ये देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सवाल क्वेश्चन पेपर में शुरू में बता दिया गया कि आपको सारे सवाल करने हैं। सारे सवाल का मतलब है कि जैसे नंबर 1 ये आपको करना है ना, नंबर 2 ये करना है आपको, लेकिन नंबर 2 में क्योंकि चॉइस आपको दी गई है, यहाँ ये देखिए ये और का निशान है, तो और का मतलब है या तो ए कर लीजिए या बी कर लीजिए। तो सवाल के अंदर एक चॉइस आपको मिली है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इनमें से कोई एक छोड़ सकते हैं। जो आपको ठीक से नहीं आ रहा हो उसे छोड़ दीजिए, जो आपको आ रहा हो वो आप कर लीजिएगा। इसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड क्यूबिज्म बिगिन। तो इसका पेरिस था, ये हमने सर्च कर लिया, इसको हमने सॉल्व कर लिया था। अब इसी का यानी कि 3 का ए भी है और ये बी भी है, और इसमें चॉइस है, तो आप या तो ये कर लें या फिर ये वाला कर लें, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है, चूज द राइट डिस्क्रिप्शन फॉर द आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा कैसे आर्टिस्ट थे, उसके बारे में सही जवाब क्या होगा? ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न ऑयल पेंटिंग्स, कि वो मगरबी ऑयल पेंटिंग से ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, यानी कि उससे ज्यादा मुतासिर थे, या जापानीज पेंटिंग से ज्यादा मुतासिर थे, या चाइनीज पेंटिंग से ज्यादा मुतासिर थे, या इंडियन फोक आर्ट से ज्यादा मुतासिर थे। तो इसका सही जवाब है कि वो वेस्टर्न ऑयल पेंटिंग से ज्यादा मुतासिर थे। उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई वो भी ऑयल पेंटिंग्स ही बनाई। ऑयल पेंटिंग यानी कि ऑयल कलर इस्तेमाल करके, ट्यूब में कलर आते हैं आजकल, वो पुराने जमाने में उसका अंदाज कुछ और होता होगा, किसी और चीज में आते होंगे, लेकिन अब तौर पे आजकल ऑयल कलर जो होते हैं वो तेल के साथ मिक्स करके बनाए जाते हैं। उनसे पेंट करने के बाद अगर सुखा दिया जाए तो फिर वो हमेशा के लिए हो जाते हैं, मिटते नहीं है जल्दी। तो ज्यादा बड़े आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाते हैं वो आमतौर पे ऑयल पेंटिंग्स बनाते हैं, ऑयल कलर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद सिलेक्ट द ग्राफिक आर्टिस्ट हु वर्क विद द रिलीफ टेक्निक। इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसने रिलीफ टेक्निक के साथ काम किया? तो इसके अंदर इसका सही जवाब होगा आंसर सी, कृष्णा रेड्डी इंटेग्लियो। इंटेग्लियो एक प्रिंटिंग की तकनीक है जो इस जमाने में शुरू की गई थी, और कृष्णा रेड्डी ने अपनी इंटेग्लियो टेक्निक से कई सारी प्रिंटिंग्स बनाई थी, ठीक है। अब अच्छा, इसके अंदर भी देखिए चॉइस है, तो आप 4th का ए भी कर सकते हैं और बी भी कर सकते हैं। चूज द वर्ड यूज टू रिलेट द सररियलिज्म। सररियलिज्म अभी मैंने आपको बता दिया था, रियलिज्म से परे यानी कि हकीकत से परे। तो हकीकत से परे क्या चीज हो सकती है? इसमें ऑटोमेटिक फंक्शनिंग एंड ड्रीम्स लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है टेक्नोलॉजिकल एंड ऑर्गेनिक, इसके अलावा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंड कॉन्शियस, और डी साइको एनालिसिस एंड ड्रीम्स। तो इसका सही आंसर यही होगा 4, साइको एनालिसिस एंड ड्रीम्स, यानी कि वो चीजें जो आप ख्वाब में देख सकते होंगे, या उनको अगर ख्वाबों को ज्यादा एनालाइज किया जाए, उसकी उधेड़-बुन की जाए, तो वो हकीकत से कई दफा हम जो ख्वाब देखते हैं वो हमारी खुद की समझ में नहीं आते क्या थे, है ना। तो इसका मीनिंग जो है वो लफ्जी मीनिंग अगर देखना चाहें तो यही होगा, ठीक है। इसी तरह से 2 सवाल और हैं, और देखिए 5 नंबर सवाल में और 6 नंबर सवाल में इस तरह की कोई चॉइस नहीं दी, ये नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये तो आपको करना ही करना है, बिल्कुल यही। यहाँ तो आपके पास ऑप्शन था कि ए या बी में से कोई एक कर ले, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको 5 और 6 दोनों करने हैं। ये 1-1 नंबर के सवाल आपके हैं, ठीक है। तो डांसिंग गर्ल, देखिए उसी से रिलेटेड दूसरा सवाल आ गया। ये सवाल नंबर 2 भी आपका ऐसे ही था, डांसिंग गर्ल से ही रिलेटेड था, और अब आपका सवाल नंबर 5 भी उसी से रिलेटेड है। ये आजकल के जमाने में किस स्टेट की ट्राइब को बयान करते हैं, यानी कि आपने बहुत से ऐसे आदिवासी तबके देखे होंगे
जो अलग तरीके का रहन सहन अपनाते हैं। तो डांसिंग गर्ल नाम की जो मूर्ति बनाई गई है वो आजकल के कहाँ के तबके को दिखाती है? तो इसका सही जवाब है गुजरात और राजस्थान। आजकल गुजरात और राजस्थान में जिस तरह के जेवरात और कपड़े पहने जाते हैं उसी तरह के डांसिंग गर्ल ने पहने हुए। इसके बाद है छठा सवाल, आइडेंटिफाई द पेंटर आर्टिस्ट हु वर्क विद द डैश। अब यहाँ कई सारे ऑप्शन है, इनमें से आपको सही ऑप्शन देखना है। आर्टिस्ट के साथ उसकी सही आर्ट का नाम लिखा हुआ हो ऐसा आप देखेंगे। तो कृष्णा रेड्डी ने रॉकेट नाम की कोई पेंटिंग नहीं बनाई। इसी तरह से विनोद बिहारी ने मॉडर्न डे पीपल के नाम से कोई पेंटिंग नहीं बनाई, और विनोद बिहारी ने ट्राइबल नाम से कोई पेंटिंग नहीं बनाई। तो सही जवाब इसका होगा राजा रवि वर्मा, जिनकी पेंटिंग थी हमसा दमयंती। चलिए, ये सवाल तो हो गए आपके एक एक नंबर के एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब अगला सवाल आपका जो आ रहा है वो थोड़ा नया है आपके लिए। इस तरह के सवाल आपने नहीं किए अभी तक शायद, खासतौर से पेंटिंग जैसे पेपर में। तो यहाँ ये एक पैसेज दे रखा है आपको, और इस पैसेज से रिलेटेड आपके 5 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं, और इन 5 सवालों में से भी 2 सवाल ऐसे हैं जिनके अंदर आपकी चॉइस है। हो सकता है आपको इनमें से कोई एक समझ में ना आ रहा हो तो आप दूसरा वाला कर ले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन पेपर में अगर पैसेज इस तरह का आपका मिलता है आपको पूरा पैसेज एक बार रीड करना है, पढ़ना है, ठीक है। वो आप पढ़ेंगे और क्योंकि वो उर्दू में होगा तो आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी उसको। आप सिर्फ ये देखते जाएं कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर गुप्ता पीरियड का जिक्र किया है, ऐसे अगर किसी खास पीरियड का नाम लिखा हुआ है तो आप उसको अंडरलाइन करते हुए चले। जैसे यहाँ पर 9वीं सेंचुरी दी हुई है, ये खास चीज लग रही है। इसी तरह से अजंता यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ये वो चीजें हैं जो हमें लगता है कि कुछ खास चीजों के नाम हैं। अगर हम ऐसा करते हुए जाएंगे, पढ़ते हुए सिर्फ एक बार रीडिंग करते हुए पेंसिल से इस तरह से निशान लगा लेंगे तो हमें याद रहेगा कि किस चीज का जिक्र इस पैसेज में कहाँ हुआ है। हालांकि ये छोटा सा पैसेज है लेकिन घुमाने के लिए हमें काफी है, हमारा जहन घुमा सकता है ये। इसके बाद चोला डायनेस्टी का जिक्र हुआ, उसके बाद लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का जिक्र हुआ, और हिंदुइज्म का जिक्र हुआ, और फिर यहाँ पे दोबारा से चोला डायनेस्टी का जिक्र हुआ है। अब आप देखिए, और यहाँ पर रॉक कट टेम्पल्स की बात हुई है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ हमने ये निशान लगा लिए ताकि अगर अब हम जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो हमें ज्यादा टाइम ना लगे। अब गुप्ता पीरियड, अब इसमें पहला सवाल है, ये पहले सवाल का ए है, मतलब 7वें सवाल का। गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड अ गोल्डन पीरियड ऑफ इट्स डैश स्टाइल। अपने किस स्टाइल की वजह से ये गुप्ता पीरियड जो है गोल्डन पीरियड माना जाता है। तो यहाँ पर हम इसको अब देख लेंगे क्योंकि हमें याद है कि शुरू में हमने गुप्ता पीरियड के बारे में बात की थी। तो गुप्ता पीरियड mesmerize blend and tradition and innovation and is the golden period of art. This period's art is known for its classical style. तो देखिए फौरन हमें आंसर इसका मिल गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्लासिकल स्टाइल। तो ये मैंने एक सॉल्व करके दिखाया आपको, एक आध में और सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको इसमें से। बाकी आपको ये तरीका समझ में आ गया तो अब आगे बढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। जैसे डैश वॉल पेंटिंग्स आर द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। अब इसका आंसर हमें देखना होगा। तो वॉल पेंटिंग का जिक्र कहां पर आया है, अजंता वॉल पेंटिंग्स, ठीक है। अब आगे जो भी बातें हमें उससे लेना देना नहीं, वॉल पेंटिंग कहाँ की जिक्र हुई है, सिर्फ इसके अंदर अजंता की। तो बस हम इसको लिख देंगे और ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसी तरह से बस आपको कीवर्ड्स ढूंढने हैं कि इसका जिक्र कहाँ हुआ है, इसमें वॉल पेंटिंग्स का जिक्र कहाँ हुआ है, पल्लवा डायनेस्टी से रिलेटेड इस तरह की बात कहाँ आई है, किसी मंदिर की बात। तो बस आपको ये ढूंढते हुए चलना है और आपको आंसर इसका मिलता चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरा पैसेज आपको दिया गया है यहाँ पर, पैसेज नंबर 2, जिसमें ट्रू फॉल्स के आपके 4 सवालात यहाँ पर दिए गए हैं चॉइस के साथ साथ। ये एक सवाल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और इन दोनों में 2-2 की चॉइस है, ये और करके, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, और ये दोनों, इनमें कोई चॉइस नहीं है। अब इसको भी हम जल्दी से पढ़ लेंगे एक बार।
और निशान लगाते हुए जाएंगे, जैसे मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट। फिर इसमें हम 19th एंड 18th सेंचुरी की बात कर ली यहाँ पर, तो उसको भी कर देंगे। मूवमेंट की बात की, कौन कौन से मूवमेंट्स, इंप्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, सररियलिज्म और एब्स्ट्रैक्ट इंप्रेशनिज्म। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे किसकी बात हुई है, पिकासो का नाम यहाँ है, यहाँ फरीदा कहलो का नाम है, जैक्सन का नाम यहाँ पर है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हमने अंडरलाइन कर ली। फिर यहाँ हम आते हैं तो मॉडर्न आर्ट की बात हो रही है, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन और सिंबोलिज्म और सोशल कंट्रेरी, इसकी बात यहाँ पर हुई। उसके बाद हम देखते हैं किस चीज की बात हुई है, वेस्टर्न आर्ट। यहाँ पर वेस्टर्न आर्ट की बात हुई है। वेस्टर्न आर्ट के अंदर टेक्नोलॉजीज की बात हुई, कौन कौन सी, पर्सपेक्टिव, एड्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज और चैलेंजिंग स्टैंडर्ड नॉर्म्स। ये दो कुछ चीजें जो है हमें हाईलाइट हमें लग रही हैं इन नामों से, तो इनको हम देख लेंगे। अब इससे रिलेटेड जो सवाल है वो हम सर्च करें, ढूंढेंगे। मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट हैज शैटर्ड द ट्रेडिशन। मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट ने ट्रेडिशन को शैटर कर दिया, तब्दील कर दिया, बदल दिया। तो हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया हमें, मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट एमर्जिंग इन द लेट 19th-20th सेंचुरी शैटर्ड ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड। तो यहाँ हमें इसका आंसर मिल गया कि ये बात सही है, तो हम इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरा ढूंढेंगे। ट्रेडिशनल आर्ट हैज रीडिफाइंड द आर्टिस्टिक इंप्रेशन। ट्रेडिशनल आर्ट यानी कि रिवायती जो आर्ट है उसने आर्ट का जो इंप्रेशन है उसको बदल के रख दिया है, रीडिफाइन कर दिया है। तो क्या यह बात सही है? हम इसको पैसेज में ढूंढेंगे। क्या इस तरह की कोई बात हमें मिल रही है? नहीं, यहां पर लिखा हुआ है कि मूवमेंट, यानी कि जो मूवमेंट है जिसमें इंप्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, सररियलिज्म और एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, इन्होंने रीडिफाइन किया है। ठीक है, इन्होंने आर्ट को रीडिफाइन किया है और ट्रेडिशनल आर्ट ने रीडिफाइन नहीं किया, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करते हुए जाना है। तो मुझे उम्मीद है ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ पैटर्न समझाना मकसद है, क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आपका सवालनामा आएगा आपका और किस तरह आपको इसको सॉल्व करना है। तो अगर इस तरह से लाइन लगाते हुए बस इंपॉर्टेंट, हर पूरे पे लाइनें मत खींच दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको इस तरह से मिल रहे हैं ना, इन पर निशान लगाइएगा। तो जैसे हम बात यहाँ पर कर रहे थे मॉडर्न आर्ट की, और ये सारी चीजें मॉडर्न आर्ट में ही चली आ रही हैं और ट्रेडिशनल का इसके अंदर कोई जिक्र ही नहीं है ना, तो हमने इसीलिए इसको फॉल्स कर दिया, यानी कि इसका आंसर फॉल्स होगा। अब इसका जवाब आप कैसे लिखेंगे? तो जवाब आप ऐसे लिखेंगे कि जैसे ये आपका की आंसर शीट है। ठीक है, अब आंसर शीट में आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो जवाब 12। ठीक है, जवाब 12 क्या है आपका? 12 का आपने कौन सा किया, पहले तो ये देखेंगे हम। तो 12 का आपने ए किया, आपने ए किया और ए को आपने ट्रू बता दिया, तो आप लिख देंगे ट्रू, या उर्दू में अगर आप लिख रहे हैं तो सही। ठीक है, इसी तरह से फिर सवाल नंबर 13 आपने किया, और 13 का कौन सा आपने सही किया? आपने सिर्फ एक किया, इसका भी बी नहीं किया, आपने बी छोड़ दिया। तो ए क्या है यहाँ पर? फॉल्स। तो यहाँ आप लिख देंगे गलत। इस तरह से आपको आंसर लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो हमने ये सेक्शन ए और सेक्शन बी कर लिए, यानी कि वो जो आपके ये वाले सवालात थे टिक वाले, ये आपने कर लिए थे, सेक्शन ए था। फिर आपने सेक्शन बी में दोनों पैसेजेस किए। पहला पैसेज था फिल इन द ब्लैंक वाला, दूसरा पैसेज था आपका राइट एंड रॉन्ग वाला, यानी कि सही और गलत वाला। ये दोनों हमने कर लिए, तो ये सेक्शन बी भी आपका कंप्लीट हो गया। तो 15 क्वेश्चन इस तरह से हमने कवर कर लिए, और इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। 15 मिनट आपको मैक्सिमम लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 या 22 मिनट। ठीक है, बाकी पूरा जो आपका 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बचेगा वो पूरा आप जो है बाकी के 15 नंबर लेने के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके काफी सारे सवालात आ जाएंगे। जैसे यहां पर भी लिखा हुआ है चेक फॉर द चॉइसेस, चॉइस के लिए चेक करिए अगर चॉइस दी गई है, जैसे यहाँ पर चॉइस दी है। ठीक है, तो ये आपको चॉइस पता चल गई। इसमें से आपको आंसर इन मिनिमम 30 वर्ड्स,
मिनिमम 30 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। 30 वर्ड से ज्यादा लंबा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई अच्छा आंसर बना रहे हैं हम तो लंबा लिख दिया, लंबे की जरूरत नहीं है, उन्हें लंबा चाहिए भी नहीं। आप लंबा लिखेंगे तो वो एक्स्ट्रा नंबर नहीं देंगे आपको, आपको जवाब सही लिखना है, लंबा नहीं लिखता, ठीक है। अब जैसे डिस्क्राइब हमसा दमयंती पेंटिंग। हमसा दमयंती पेंटिंग जो कि किसने बनाई थी, अभी देखिए पीछे आया था, राजा रवि वर्मा। अब आपको इसके अंदर जब इसमें आया है, आपको 2 नंबर का सवाल है और 30 अल्फाज में देना है। 30 अल्फाज का मतलब 3 लाइन मैक्सिमम, एक लाइन में आपके 10 लफ्ज आ जाते हैं, 3 या 3.5 लाइन। तो एक लाइन आप लिख दीजिए कि हमसा दमयंती पेंटिंग जो है वो राजा रवि वर्मा ने बनाई है, और कब बनाई है, दौर का नाम लिख दीजिए कि भाई इस दौर में बनाई है। और उसके अंदर दिखाया क्या है कि उसके अंदर एक हंस दिखाया है और दमयंती को उसके अंदर दिखाया है, वो इसी वजह से इसका नाम हमसा दमयंती रखा गया, क्योंकि उसमें एक हंस है और एक दमयंती है, और उसमें ऑयल कलर्स का इस्तेमाल किया उन्होंने, और बहुत खूबसूरती से इसके अंदर पेंटिंग की है, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स दिखाए हैं। ये सारी बातें आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें आखिर में लिख देंगे कि पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें एक मकान जैसा कुछ दिखाया गया है, पिलर्स दिखाए गए हैं, और फुलवारी टाइप की और पेड़ पौधे जैसी चीजें इसके अंदर दिखाई गई है। हंस जो है वो एक छोटे से फुहारे के ऊपर बैठा हुआ है। ये आप बुक में अगर आप देखेंगे अपने तो ये आपको पेंटिंग दिख जाएगी, बस वो पेंटिंग आपको थोड़ी सी बतानी है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बस इतना सही आंसर आपको इसका लिखता है। अब दूसरा सवाल है इसमें 17 नंबर का, ठीक है। 2 अभी इसमें से कर लेते हैं, बाकी फिर दूसरे उसमें से करेंगे। अब ये भी 2 नंबर का है और इसको भी 30 अल्फाज में ही लिखना है। तो आप क्या करेंगे, कृष्णा रेड्डी की प्रिंट मेकर्स वर्क के बारे में कुछ बताइए और मिसाल भी दीजिए। तो मिसाल आप किसकी देंगे, आप पहले तो बता देंगे कि कृष्णा रेड्डी कौन है, किस लिए मशहूर है। तो जाहिर है वो अपनी प्रिंटिंग टेक्निक की वजह से मशहूर हुए। कौन से प्रिंटिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते थे, ये सवाल अगर थोड़ा सा दिमाग आप ज्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो कुछ सवाल आपको क्वेश्चन पेपर में भी मिल जाएंगे उनके जवाब, ठीक है। हो सकता है पैसेज में कहीं उसका जवाब मिल जाए आपको, या शुरू के जो आपने सवाल किए थे उनमें आपको याद होगा कि कृष्णा रेड्डी ने इंटेग्लियो टेक्निक अपनाई थी प्रिंटिंग के लिए। उन्होंने एक प्रिंट बनाया था वर्पूल नाम से, जिसके अंदर ऐसे घुमावदार सा कुछ प्रिंट है। प्रिंट का तरीका क्या, देखिए पेंटिंग का आप बनाते हैं तो एक पेंटिंग बनाते हैं, है ना। प्रिंटिंग में फायदा ये होता है कि आप बहुत सारे प्रिंट निकाल सकते हैं एक ही चीज के। तो इन्होंने ये नई तकनीक इस्तेमाल की थी जिससे हर बार नई प्रिंटिंग के जरिए से वो पेंटिंग वर्क अपना बना सकते थे। तो अब इसमें आप उस प्रिंटिंग का नाम बता देंगे, जैसे मैंने नाम बताया वर्पूल, तो वो एग्जाम्पल हो गया। और उन्होंने उसके अंदर क्या दिखाने की कोशिश की है, थोड़ा सा कौन कौन से कलर इस्तेमाल किए, तो उन्होंने थोड़े डल कलर इस्तेमाल किए, काला, आसमानी, इस तरह के, और सफेद रंग इस्तेमाल किए। ये सारी चीजें बता दीजिए। और ये कि उस तकनीक का नाम इंटेग्लियो है, ये बता दिया आपने। तो यहाँ आपका आंसर ये हो गया। 3 साढ़े 3 लाइन में ये बात कंप्लीट हो जाएगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से बाकी के सवाल भी आप ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पर दूसरा आपका आ गया आंसर इन मिनिमम 50 वर्ड्स। ये आपका 3 नंबर का सवाल आ गया, और ये एक ही सवाल है और एक ही, इनमें 2 में से कोई एक करना है आपको, ठीक है। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी आपका पेपर हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेयर इज अजंता केव्स लोकेटेड, राइट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट इट। आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करना है अच्छी तरह से, थोड़ा सा तफसील में बताना है, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं, यानी कि आधे पेज के आंसर में आपका आंसर हो जाएगा। तो अजंता की जो गारें हैं वो कहाँ पर है, वो महाराष्ट्र में है, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो हम बता देंगे कि महाराष्ट्र में है, कितनी दूर और कैसे कैसे वहां जाना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दीजिएगा। और फिर वहां पर टोटल 30 गार है और हर गार के अंदर पेंटिंग्स का काम किया गया है, और बहुत सी गार ऐसी हैं जिसके अंदर आपकी जो है वो भी बनाई गई है, मूर्तियां वगैरह भी बनाई गई है। उसमें कुछ पूजा के स्थल थे जहां पर पूजा की जाती थी और पंडित वगैरह रहा करते थे, और कुछ ऐसी जगह है जहां पर लोग, बहुत सारे लोग आते थे और आम मजमा जो है वहां पर पूजा किया करता था, ठीक है, इस तरह से। और फिर हम ये भी बता सकते हैं इसमें कि वहां के जो पिलर्स हैं उनको मूर्तियों से और पेंटिंग से सजाया गया है,
वहां के जो हॉल्स हैं उनकी दीवारों पे पेंटिंग बनाई गई है। और ज्यादातर जो पेंटिंग्स हैं वो सभी मजहबी पेंटिंग्स हैं, जिसमें गौतम बुद्ध की जिंदगी के बारे में पेंटिंग्स हमें मिल जाती हैं। तो आप देखिए मैंने जितनी बातें की हैं इसमें काफी सारा आंसर तो आपका क्लियर हो गया है ना। इस तरह की बातें आप अपनी जबान में लिखेंगे तो भी आपका आंसर काफी हद तक हो जाएगा। इसके बाद आप थोड़ी सी डिटेल उसकी और डाल दें, कुछ एक आध एग्जाम्पल दे दें। जैसे आपकी किताब में है स्याह फाम शहजादी, वो आपकी अजंता कार की पेंटिंग की एक मिसाल है, उसके अंदर आप बता दीजिए। क्योंकि बहुत ज्यादा जमाना गुजर चुका है इस वजह से कलर्स में थोड़ा सा फर्क आया है, लेकिन इतना ज्यादा जमाना गुजरने के बाद यानी कि 3-4 हजार साल के बाद भी आज भी वो पेंटिंग्स बहुत ज्यादा अच्छी हालत पे है। और उनको देख के बहुत से आज के आर्टिस्ट जो है उन्होंने अपनी पेंटिंग का अंदाज तब्दील किया है। इस तरह से आप ये आंसर बनाएंगे तो आपका आधे पेज का ये आंसर हो जाएगा और इस तरह से आपका ये आंसर मुकम्मल हो जाएगा और सही आंसर भी रहेगा। तो आपको क्या करना है, किताब को कहानी की तरह पढ़ना है कि वो आपको याद हो जाए। ठीक है, जो नाम है कुछ कुछ मखसूस उनको बस याद कर लीजिए। पेंटिंग के पेपर में आपको बहुत ज्यादा मसला दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आखिरी सवाल है आपका, चेक फॉर द चॉइस एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। आप उस पर चॉइस देख लीजिए, यहाँ पर भी चॉइस दी गई है और या तो आप ए कर सकते हैं या बी कर सकते हैं। तो ये आपको 70 वर्ड्स में दे दिए, यानी कि आप एक पेज में, बस एक पेज में एक तरफ, जैसे ये पेज है तो ये पूरा नहीं भरना, बस एक तरफ, ये आपका आंसर काफी है। दोनों तरफ लिखने की जरूरत नहीं है, वो बहुत लंबा हो जाएगा। 4 नंबर का सवाल है तो बस उतना ही लिखिए जितना आपसे पूछा गया है। टेक एनी पेंटिंग बाय पैब्लो पिकासो एंड एक्सप्लेन व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट। या तो ये कर लीजिए या टेक एनी पेंटिंग बाय गगनेंद्रनाथ टैगोर एंड एक्सप्लेन व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट। तो देखिए 2-3 बातें पूछी गई हैं, आप सवाल को समझने की जरूरत है। टेक एनी पेंटिंग बाय पैब्लो पिकासो, आपको पैब्लो पिकासो की कोई भी पेंटिंग लेनी है और उसे एक्सप्लेन करना है कि पैब्लो पिकासो ने जो पेंटिंग बनाई वो कौन सी है। तो एनी पेंटिंग तो आप ले नहीं सकते, आपके कोर्स में पैब्लो पिकासो की एक ही पेंटिंग ली गई है ना। मैन विद वायलिन, एक आदमी है जो वायलिन बजा रहा है, ऐसी एक पेंटिंग बनाई गई है। और व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट, ये दूसरा सवाल है। एक ही सवाल के अंदर 2 सवाल आपके दिए गए, तो आपको 4 नंबर में से कम 2 या 3 नंबर का ये लिखना होगा और 1 नंबर का या 1.5 नंबर का ये लिखना होगा कि एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, तो इस पे आप बता देंगे कि जो पैब्लो पिकासो है उन्होंने पेरिस में क्यूबिज्म की शुरुआत की थी और वहां से वहां के वो रहने वाले थे। उन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी वो एक नए अंदाज में बनाई थी। वो पूरी पेंटिंग को टुकड़ों में बांट देते थे अपने जहन में और उसको अलग अलग तरीके से फ्रेम करते थे। ठीक है, यानी कि जो मैन विद वायलिन वाली पेंटिंग है, आप उस पेंटिंग को अगर देखें तो वो कुछ इस तरीके की है। ये पेंटिंग की जगह है जिस पे पेंटिंग बनी हुई है। उन्होंने एक आदमी को दिमाग में सोचा जिसने वायलिन लिया हुआ है, वायलिन वाले आदमी का उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और क्यूब में बांट दिया, यानी कि चौकोर चौकोर उसके हिस्से कर दिए। अब हो सकता है कि कहीं पे उन्होंने मुंह बना दिया उसका, कहीं उसके पैर बना दिए। जैसे हो सकता है यहाँ उसका मुंह बना दिया हो, यहाँ उसके हाथ बना दिए हो, वायलिन का कुछ हिस्सा यहाँ है, कुछ हिस्सा यहाँ है, यहाँ पैर है। इस तरह से उन्होंने पेंटिंग के टुकड़े करके, ऐसा है जैसे कोई एक पेंटिंग ली और उसके टुकड़े कर करके उसको अलग अलग चिपका दिया हो। लेकिन उन्होंने चिपकाया नहीं है, उन्होंने सिर्फ दिमाग में सोचा और उन टुकड़ों को बना दिया डायरेक्ट। ये है उनकी का क्यूबिज्म। और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में थोड़ा सा आप बता देंगे कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होती है। ऐसी पेंटिंग जो एक तो नए तरीके की हो और थोड़ी समझ से परे हो, उसमें नया अंदाज अपनाया जाता है और उसको देख के फौरन समझ में नहीं आता क्या पेंटिंग है। अब जैसे ये पेंटिंग मैंने आपको बताई, अगर आप पहली फुर्सत में उसको देखें सिर्फ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा बनाया क्या है। जब आप उसके बारे में पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है। ठीक है, तो आप अगर बुक में पढ़ लेते हैं तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। यहाँ आपका इस वाले क्वेश्चन पेपर में जो आपका ये वाला क्वेश्चन पेपर सैंपल, इसमें आपकी आंसर की भी दे रखी है लेकिन इंग्लिश में है, तो आपको जरा उसको डिटेल में समझना होगा। ठीक है, बाकी इतना ही आपका क्वेश्चन पेपर है।